हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है एब्सकॉन्डर ऑब्लिक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एंटिसिपेटरी बेल, अर्थात उद्घोषित बदमाश या भगोड़ा अग्रिम जमानत के लिए हकदार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। तो आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा लेसन प्लान है वह निम्नलिखित है। वाई इट इज़ इन द न्यूज, यह समाचार में क्यों है, कौन भगोड़ा है, उद्घोषित बदमाश है, कोर्ट के द्वारा धारा 82 CRPC के तहत में किसी व्यक्ति को उद्घोषित बदमाश कैसे किया जाता है। चौथा, उद्घोषित बदमाश या भगोड़ा के प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति को राजसात करने की कार्रवाई धारा 83 जाब्ता फौजदारी के तहत में कैसे की जाती है। एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अग्रिम जमानत क्या है और कौन कौन लोग एंटीसिपेटरी बेल के हकदार हैं, और फाइनली कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता ने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति भगोड़ा होगा या जिसके खिलाफ कोर्ट के द्वारा उद्घोषित बदमाश का दर्जा दिया गया हो, उसे अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं मिलेगा। और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट को प्रेम शंकर प्रसाद विरुद्ध बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के आधार पर दिया है। तो इस जजमेंट में एक अर्चना गुप्ता के खिलाफ में जमीन हड़पने का केस दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ में कोर्ट ने समन्स जारी किया, वारंट जारी किया, लेकिन उसके बाद भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई और अंत में कोर्ट ने उन्हें उद्घोषित अपराधी का दर्जा दे दिया और जो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में दायर किया था उसको भी कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद में अर्चना गुप्ता हाई कोर्ट प्रस्तुत हुई और उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यह कहते हुए कि वह एक भगोड़ा है और सेशन कोर्ट के द्वारा उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब उद्घोषित बदमाश का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हु आर एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कौन भगोड़ा है कानून की नज़र में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है तो पुलिस उस केस की विवेचना करती है। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद में उस व्यक्ति के खिलाफ में संबंधित कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है और फिर कोर्ट के द्वारा विचारण शुरू किया जाता है। कोर्ट समन्स जारी करती है वादी को भी और प्रतिवादी को भी। अगर प्रतिवादी अर्थात एक्यूज्ड 5-6 समन्स जारी करने के बाद भी अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो फिर कोर्ट वारंट जारी करती है, और अगर वारंट जारी होने के बाद भी वह वारंट कंप्लायंस नहीं होता, तामील नहीं होता है, अदम तामील हो जाता है, पुलिस वाले द्वारा अदम तामील रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को यह विश्वास करने का कारण होता है कि वह व्यक्ति अपने आप को छुपा रहा है, वह कानून की नज़र से भाग रहा है और इसीलिए तब वह उस आरोपी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का दर्जा दे देगी। तो जब वह उद्घोषित बदमाश का दर्जा उस आरोपी को देती है तो उसके बाद में कोर्ट के द्वारा 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को अर्थात उस आरोपी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए निर्देशित किया जाता है और इसके लिए कोर्ट कुछ कार्रवाई करती है, जैसे कि जहां उसका आवास है वहां पर नोटिस को चस्पा किया जाएगा, कोर्ट रूम में जहां पर उसका ट्रायल चल रहा है वहां चस्पा किया जाएगा, जिस गांव में या शहर के मोहल्ले में वो रहता है वहां पर मुख्य जगह पर नोटिस को चस्पा किया जाएगा, जिसमें आग्रह किया जाएगा कि वो संबंधित कोर्ट में अमुक दिन को हाजिर हो। लोकल अखबार में हाजिर होने की सूचना प्रकाशित कराई जाएगी। अगर 30 दिन के अंदर भी वह आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसे
संबंधित कोर्ट के द्वारा उद्घोषित बदमाश घोषित कर दिया जाएगा या भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा धारा 82 सीआरपीसी के तहत में। दोस्तों, यहां पर यह भी विचारणीय है कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि वह उद्घोषित बदमाश कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अपनी प्रॉपर्टी को बाहर ले जा सकता है, संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर सकता है, बेच सकता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट धारा 82 और धारा 83 दोनों का आदेश एक साथ जारी कर सकता है। लेकिन जब कोर्ट उसके इमूवेबल अचल संपत्ति को जब्त करेगा तो ऐसी स्थिति में आरोपी का जो जमीन जिस जिले में स्थित है वहां के कलेक्टर के माध्यम से वह जब्ती की कार्रवाई होगी। लेकिन जो चल संपत्ति है उसमें कोर्ट उस संपत्ति को जब्त कर सकती है या किसी रिसीवर को नियुक्त कर सकती है या एक ऐसा आदेश पारित कर सकती है जिसमें कि आरोपी को उसके प्रॉपर्टी नहीं दिया जाए, संपत्ति से वंचित किया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने जो कि प्रोक्लेम ऑफेंडर नहीं है, अगर वह संबंधित कोर्ट में 6 महीने के अंदर में यह ऑब्जेक्शन या क्लेम लाता है कि जो प्रॉपर्टी जब्त किया गया है उसमें उसका भी हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में उस कोर्ट के द्वारा उस पर निर्णय किया जाएगा। या तो उसके क्लेम को या ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि कोर्ट को अगर लगेगा कि उद्घोषित बदमाश के अलावा उस व्यक्ति जो एप्लीकेंट है उसका भी इसमें हिस्सा है, तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। धारा 85 सीआरपीसी के मुताबिक अगर वह उद्घोषित बदमाश अगर निश्चित समय सीमा के अंदर में जो कि कोर्ट के द्वारा आदेशित किए गए हैं कोर्ट में उपस्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो प्रॉपर्टी राजसात की गई है या जब्ती की गई है उसे रिलीज कर सकता है और उस उद्घोषित बदमाश को दे सकता है। अगर उद्घोषित बदमाश संबंधित कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट जब्ती करने की कार्रवाई से 6 महीने के बाद उस संपत्ति को राजसात करने का आदेश दे सकती है और तब राय शासन उस संपत्ति को बेच सकती है। अगर धारा 84 सीआरपीसी के तहत में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस जब्त प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम हक जताया गया है तो उसका निराकरण करने के बाद ही उस जब्त संपत्ति को शासन के द्वारा राजसात की जाएगी। धारा 86 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि अगर उद्घोषित बदमाश संबंधित कोर्ट के आदेश से व्यथित है और उसकी प्रॉपर्टी वापस उसे नहीं मिल पा रही है तो अपने प्रॉपर्टी या संपत्ति को वापस पाने के लिए अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से धारा 82, 83, 84, 85, 86 सीआरपीसी में किसी भी आरोपी को उद्घोषित करने, उसको भगोड़ा साबित करने और उसके संपत्ति को राजसात करने की कार्रवाई का उल्लेख है। अब दोस्तों मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि किस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी मिलने का हक है और किस परिस्थिति में एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है, जिसको हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं। तो दोस्तों मैं यहां बताना चाहता हूं कि 1973 के सीआरपीसी से पहले एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं था, लेकिन जब 1973 का सीआरपीसी लागू हुआ जिसके तहत में अभी कोर्ट काम कर रही है, तो उसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर धारा 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत का उल्लेख किया गया। और वह ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यह देखा गया कि बहुत सारे जो शक्तिशाली लोग हैं हमारे समाज में, वह कमजोर वर्गों को गलत अपराधों में फंसा देते हैं और उनसे पेशबंदी करते हैं, उनसे बदला चुकाते हैं और वह कमजोर व्यक्ति बिना किसी अपराध के महीनों वर्षों तक जेल में निरुद्ध रहता है।
तो हमारे भारतीय संविधान के धारा 21, जिसमें कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अक्षुण्ण रखने की बात की गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया है। अगर किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत हाई कोर्ट के द्वारा या सेशन कोर्ट के द्वारा दी जाती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति विवेचना में सहयोग करेगा, जब भी पुलिस विवेचना के दौरान उसे बुलाएगी वह हाजिर होगा, देश छोड़कर के नहीं भागेगा, वह गवाहों को लोभ, लालच या किसी प्रकार का झूठा आश्वासन नहीं देगा जिससे कि विवेचना प्रभावित हो, और अग्रिम जमानत के दौरान किसी प्रकार के दूसरे अपराध में शामिल नहीं होगा जिस अपराध में उसे अग्रिम जमानत मिली है, इसी प्रकार के अन्य अपराध में वह शामिल नहीं होगा। इस प्रकार की बंदिश अर्थात कंडीशंस कोर्ट के द्वारा लगाए जाते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले सेशन कोर्ट जाए उसके बाद में हाई कोर्ट जाए, लेकिन अभी सामान्य प्रक्रिया यह है कि अगर आपको शंका है, डर है कि आपकी गिरफ्तारी नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब अजमानती अपराध में हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करें और वहां पर एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद में हाई कोर्ट में पुनः पिटीशन दायर करें। बाला हाई कोर्ट नहीं जाएं। दोस्तों, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के द्वारा किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी जा सकती है अगर कोर्ट इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति देश से नहीं भागेगा, वह विवेचना में सहयोग देगा, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। लेकिन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उस अपराध में अग्रिम जमानत नहीं दे सकेगा जो अपराध उसके क्षेत्राधिकार से बाहर घटित हों। गुरबख्श सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि यह हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के स्वेच्छाधिकार के अंतर्गत आएगा कि वह किस मामले में अग्रिम जमानत देती है या किस मामले में नहीं देती है। लेकिन वह जुडिशियल प्रूडेंस जो न्यायिक बुद्धिमत्ता है उसका पालन करते हुए एंटीसिपेटरी बेल किसी भी अभियुक्त को देगी ताकि जस्टिस का मिसकैरेज नहीं हो। दोस्तों, एक बात यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है और मैं निष्कर्ष तौर पर यह कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है जो मृत्यु के दंड से दंडित होने वाले अपराध या आजीवन कारावास से दंडित होने वाले अपराध या 7 साल से ज्यादा के कारावास से दंडित होने वाले अपराध का आरोपी है या वह मृत्यु के दंड से दंडित हो चुका है या आजीवन कारावास से दंडित हो चुका है या 2 या 2 से अधिक बार अजमानतीय और संज्ञेय अपराध में दंडित हो चुका है, माने कन्विक्टेड हो चुका है, तो किसी भी कोर्ट को अग्रिम जमानत देते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अभियुक्त धारा 437 के उपबंधों को पूरा करता है या नहीं करता है। लेकिन इसमें एक परंतु है और वह धारा 437 सीआरपीसी में ही है, और वह परंतु क्या है कि कोर्ट ऐसे मामले में जहां पर कि आरोपी 16 साल से कम उम्र का है या महिला है या इनफर्म है, मतलब मानसिक दशा ठीक नहीं है या बीमार है, सिक है, तो कोर्ट अपने स्वेच्छाधिकार या डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर रिहा कर सकती है। लेकिन कोर्ट को यह पूरा अधिकार है कि अग्रिम जमानत पर छोड़ने के बावजूद वह किसी भी समय आरोपी का अग्रिम जमानत निरस्त कर सकती है अगर उसे यह लगता है कि जो कंडीशंस, जो शर्तें उसके द्वारा अधिरोपित की गई थी उन शर्तों का पालन आरोपी के द्वारा नहीं किया गया।
तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सूचित करें। थैंक यू वेरी मच।